हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपिक तो आपको पता ही है भाई। बिगिनर्स के लिए आज मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि अगर आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम देने का मन बना लिया है तो अब क्या करें, है ना। तो बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको आज समझाता हूं कि अगर आप पहली बार बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और आपने ये मन बना लिया है कि आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या पता करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क बनना है तो सबसे पहले पता करो कि योग्यता क्या चाहिए। भाई क्या योग्यता चाहिए, मुझ में क्या होना चाहिए कि मैं जो है वो आईबीपीएस क्लर्क बन सकता हूं, है ना। क्या डिग्री होनी चाहिए, है ना, क्या उम्र होनी चाहिए, तो वो सबसे पहले योग्यता पता करें। तो अब एलिजिबिलिटी या योग्यता अगर हमें पता करनी है तो भाई ग्रेजुएट कैंडिडेट, है ना। देखिए ग्रेजुएट मतलब स्नातक कैंडिडेट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 28, मतलब 20 वर्ष से 28 वर्ष की आयु के सभी उम्मीदवार जो कि स्नातक कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर आपकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप आईबीपीएस क्लर्क का प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आईबीपीएस क्लर्क बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करो भाई, पता करो कि आईबीपीएस क्लर्क का पेपर कब है। भाई एलिजिबिलिटी तो पता चल गई कि आईबीपीएस क्लर्क बनने के लिए क्या चाहिए, 20 से 28 साल के बीच उम्र होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। अब आईबीपीएस क्लर्क का पेपर कब है तो वो मैं आपको बता देता हूं भैया। इस बार जो पेपर का नोटिफिकेशन जो कहता है टेंटेटिव डेट, वो ये है कि आपका जो एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो बेसिकली 24 अगस्त को होगा। क्लियर है, 24, 25 और 31 अगस्त को होगा, है ना। और जो मेन एग्जाम होगा, है ना, यहां पर अगस्त मैंने लिख दिया, 24, 25 और 31 को, है ना, 24, 25 और 31 ऑफ अगस्त को, है ना, प्रीलिम एग्जाम होगा आईबीपीएस क्लर्क का, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। फिर मेंस कब होगा तो भैया आपका जो मेंस होगा वो अक्टूबर में होगा, और अक्टूबर में कितनी तारीख को होगा, 13 को। 13 अक्टूबर को जो है वो आपका एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, है ना। तो अब आपको तारीख याद हो गई कि भैया अभी आपके पास समय जो है वो कितना है। तो आप देखो आपके पास समय जो है अभी पूरा जून है, जुलाई है और लगभग अगस्त भी है, तो 3 महीने का समय आपके पास है ना। और मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट जो सिंसियर है ना, अगर वो पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन करता है तो झंडे गाड़ सकता है। तो भैया डेट आपकी है 28 अगस्त, है ना, 24 अगस्त, जहां पर प्रिपरेशन जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा अगस्त के बाद पूरा सितंबर, है ना, और अक्टूबर में आपका जो है वो मेंस होने वाला है। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे, कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर आईबीपीएस क्लर्क। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हर वक्त आप लोग पूछते रहते हो कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि भैया फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका जवाब है इफ फाइनल रिजल्ट इज नॉट आउट। अगर जो है वो फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है, बाय द डेट मेंशन्ड ऑन द नोटिफिकेशन पीडीएफ। जो भी नोटिफिकेशन पीडीएफ आया उस पर डेट होती है ना कि भैया ये डेट आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अगर नोटिफिकेशन रिलीज होने की डेट तक आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो आप फाइनल ईयर होने के बाद भी, फाइनल ईयर का एग्जाम आप दे चुके हैं, लेकिन बैंक का आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका नोटिफिकेशन जो आईबीपीएस क्लर्क का है वो आने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर वो रिजल्ट आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, भले ही मार्कशीट ना मिली हो, पर रिजल्ट आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बात कही, आपको समझ में आ गई होगी। यदि अधिसूचना पीडीएफ पर उल्लेखित तिथि तक अंतिम परिणाम नहीं निकलता है तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए आवेदन नहीं कर सकता है कैंडिडेट। ठीक है,
फिर प्रारूप क्या है, मतलब ये पैटर्न क्या है एग्जाम का, आईबीपीएस क्लर्क अगर देंगे तो भैया देखो प्रीलिम्स और मेंस दो जो है स्टेज में ये पेपर होता है ना, प्री एग्जाम भी देना होता है और फिर मेंस भी देना होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के एग्जाम में आप गौर से देख सकते हैं, यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, जो 30 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, उसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम। तो भैया कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल के आया कि प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इनके लिए टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बात की जाए तो यहां पर जैसे ये प्रीलिम्स लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा तो होना चाहिए मेंस। मैं आपके लिए इसको मेंस कर देता हूं, मेंस। देखिए कलाकारी देखिए आप, मेंस। तो जब भाई मेंस की बात हो रही है तो मेंस में यहां आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के अलावा जनरल अवेयरनेस भी देना होगा। जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना, दोनों देना होगा। तो जब आप बात करोगे तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 190। टोटल क्वेश्चन जो होंगे, कुल जो क्वेश्चन होंगे 190 क्वेश्चन होंगे। और ये 190 क्वेश्चन कितने के मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स में या क्वांट में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, है ना। और यहां पर एक और बात देखिए ऐड ये भी है कि रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी शामिल है, और शायद इसीलिए जो है यहां पर 50 क्वेश्चन है पर वो 60 मार्क्स के हैं। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चन है और इनका जो वेटेज है वो ज्यादा है। क्लियर है? अब दोस्तों टोटल जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 160 मिनट। टोटल टाइम मिलेगा 160 मिनट। कंप्यूटर और रीजनिंग के लिए 45 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, बाकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए 35-35 मिनट। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो भैया 2 घंटे में हो जाते हैं आपके 120 मिनट, है ना। तो 2 घंटा 40 मिनट आपका पेपर चलने वाला है। क्लियर है? कितना? 2 घंटा 40 मिनट। मेंस में 2 hours 40 मिनट का आपका पेपर होने वाला है मेंस का। तो भैया आपने प्री क्लियर कर लिया, फिर मेंस दे दिया, है ना। अब लेकिन ये तो अभी फिलहाल सपना है, पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें कि प्री क्लियर हो, मेंस क्लियर हो। तो भाई पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूं बेसिक जो टॉपिक्स हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, है ना, पिलर्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? जो मेन सबसे बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं जिनमें मार्क्स मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर रीजनिंग की बात करें तो पजल, अरेंजमेंट्स, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। फिर बात करें तो डायरेक्शन सेंस, और यहां पर बात करें तो ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये टॉपिक्स जो है आपको रीजनिंग में पढ़ने। फिर फ्रेंड्स कंप्यूटर एबिलिटी की बात करें तो हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। फिर इसके बाद बेसिक्स ऑफ डीबीएमएस, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर मेमोरी,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका भी अच्छा खासा सिलेबस है भाई। फिर जनरल नॉलेज की अगर बात करें, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको पढ़नी है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़नी है, इसका मतलब बैंकिंग की फील्ड में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी घटनाएं समसामयिकी और करंट अफेयर्स वो पढ़ने हैं। लास्ट 6 मंथ्स है ना, करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ते हैं, 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर। फिर इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स भी वही पिछले 6 महीने वाली। स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस मतलब क्या होता है, तो भैया भारत और दुनिया के बारे में वो इंफॉर्मेशन जो बदलती नहीं है, वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, टाइगर रिजर्व हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, डैम हो गए, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये स्टैटिक अवेयरनेस कहलाता है ना। तो स्टैटिक जीके या स्टैटिक अवेयरनेस भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अभी 3 महीने बचे हैं, मैं कितना देर पढ़ूं तो सिलेक्शन हो सकता है, या कितना देर पढ़ना सफिशिएंट होगा, ठीक ठीक रहेगा। तो देखो सिंपल, 6 आवर्स डेली, कम से कम मिनिमम कोर इंटेंस स्टडी आपकी रिक्वायर्ड है 6 आवर्स डेली, 6 घंटे डेली आपको पढ़ना होगा। और ये आपका कोचिंग स्कूल या जो भी जहां जहां आप जाते हो, स्कूल की तो खैर बात नहीं करना चाहिए, कॉलेज की बात नहीं करना चाहिए, बाकी आप जो भी जहां भी पढ़ रहे हो, है ना, या आप जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो वो सब गुरुजी से पढ़ने के अलावा आपको खुद का सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर्स होना चाहिए, है ना। इट इज द बेस्ट, कमिट 1 to 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 घंटे आप निकालिए, एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस के जो है प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटे आप अलग से निकालिए। It will take at least 30 days to cover all the relevant topics of IBPS clerk prelims। देखो प्रीलिम्स के टॉपिक्स आप 1 महीने में कवर कर सकते हो, जो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं वो कितनी देर में, 1 महीने में आप कवर कर पाओगे दोस्तों, है ना। तो 1 महीना तो आप इसको समर्पित कीजिए। फॉर मेंस, अब मेंस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस नीड्स टू बी कवर्ड विच कैन स्टार्ट आफ्टर कवरिंग द प्रीलिम सिलेबस। अगर आपने प्रीलिम्स का सिलेबस 1 महीने में कवर कर लिया है, तो उस सिलेबस को कवर करने के बाद फिर आप जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ना भी साथ में शुरू कर सकते हैं। आफ्टर कवरिंग द सिलेबस ऑफ स्टूडेंट शुड फोकस ऑन जनरल अवेयरनेस, मतलब एंड द गिव एज मेनी एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जैसे ही आपने सिलेबस कवर कर लिया है ना, आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना भी शुरू कर देना है, और उसके लिए आपको करना क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने, क्योंकि आप सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहे हैं, तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं कि अपने आप को टेस्ट करना शुरू करें। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हों, है ना। तो 1 से 2 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप देना शुरू कीजिए। अच्छा, अब जब आप जनरल अवेयरनेस शुरू करोगे ना, तो आप मान के चलिए कि यार जनरल अवेयरनेस का जो भी बहुत सारा कंटेंट होता है, 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है, तो कम से कम 3 आवर्स, 3 घंटे डेली आपको वो पढ़ना जरूरी है। गिव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको एनालाइज जरूर कीजिए, और आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को जो है वो जरूर आप पता कीजिए कि भाई कहां मैं गलत कर रहा हूं, कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो मैं गलत कर रहा हूं। अगर आप इस तरह से जो है टेस्ट देते हैं, इस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो पैर है वो मजबूती से जो है वो आगे बढ़ेगा। क्लियर है? पहले आपने प्री का प्रिपरेशन किया, है ना, उसका सिलेबस जो है कंप्लीट किया 1 महीने में, उसके बाद जब आप मेंस का आए तो साथ में जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो सिलेबस खत्म होने पे आया तो साथ साथ में आपने मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दिए। मॉक टेस्ट का तरीका ये है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना जरूरी है, मिस्टेक्स पता करना जरूरी है, और मिस्टेक्स कहां की है उसको इंप्रूव करना है, सुधारना है। ठीक है। फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस यू शुड रेगुलरली प्रैक्टिस डीआई। जब मेंस की बात होती है तो आपको अलग से सब कुछ छोड़ के डीआई का प्रिपरेशन, कैसलेट डीआई का प्रिपरेशन, पजल्स और कॉम्प्रिहेंशंस, ये भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मतलब बाकी सब कुछ तो पढ़ ही रहे हो आप, छोड़कर नहीं, बाकी सब कुछ तो पढ़ ही रहे, लेकिन अलग से इनके लिए सेपरेट टाइम निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे ही आपके ज्यादातर मार्क्स जो है वो कवर होंगे, ज्यादातर मार्क्स आपको मिलेंगे।
ठीक है। अब दोस्तों आखिरी में जो है दिमाग में आता है कि यार कितना पढ़ें, कितने मार्क्स आ जाएं कि सफिशिएंट होगा। तो भैया प्री की अगर बात की जाए 2023 के आईबीपीएस क्लर्क के रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो 100 में से जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो बेसिकली सबसे कम जो गया वो एसटी का गया, है ना, शेड्यूल ट्राइब का गया। और ये जो 86 लिया है ये मैंने जनरल कैटेगरी से लिया है ना, अनरिजर्व कैटेगरी से लिया है। तो सारी कैटेगरीज का मिला के मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो मिनिमम जो गया वो एसटी का गया 48 गया है, और जो हाईएस्ट गया वो 86 गया है ना। तो आप देख सकते हो कि भैया प्री में 48 से 86 के बीच में आपका जो है वो ये प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। मेंस की बात की जाए तो भैया देखो मेंस होता तो 200 मार्क्स का है, लेकिन मार्किंग जो है वो 100 में से करते हैं। तो यहां पर भी जब वो 100 में से मार्किंग करते हैं तो 100 में से 32 से लेके 65 के बीच में, मतलब सबसे कम फिर से वही एसटी का गया, और जो जनरल कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम जो गया वो 65 गया। तो 32 से 65 के बीच में जो है ये बेसिकली सिलेक्शन आपका हो सकता है। ये कट ऑफ जो है वो इतना आपका रहा था पिछले साल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कितने मार्क्स लाने। तो दोस्तों ये बेसिकली मैंने आपको एक बेसिक प्रिपरेशन का एक आइडिया दिया है कि कैसे आपको शुरुआत करनी है। बाकी केजीएस बैंकिंग की जो टीम है वो समर्पित है आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, है ना। बैचेस भी जो है वो शुरू हो चुके हैं, और ये जितने भी नए बेसिकली नोटिफिकेशंस आने वाले हैं इनके लिए भी हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं। YouTube पर रेगुलर बेसिस पर क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो आप केजीएस बैंकिंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपडेट्स के अनुसार जो है वेबसाइट से हमारे पेड बैचेस भी ले लीजिए, जहां पर की पूरे समर्पण के साथ सिलेक्शन के उद्देश्य से आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपना जो टारगेट इस साल लेके चले हैं कि बैंक एग्जाम, और अगर आईबीपीएस क्लर्क ही फोकस्ड है आपका, तो हम तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।